आज हमारे साथ है सोहनलाल कमोडिटीज का सीईओ सब्रवाल साहब। सब्रवाल साहब हमें शेयर कर रहे सोहनलाल कमोडिटी के बारे में, उनका शुरुआत से अभी तक क्या क्या अचीवमेंट किया है। हमें ये मालूम है, पहले सिर्फ एक कंपनी, एक गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन हमारा नजर में आता था, CWC कमोडिटीज वेयर हाउसिंग का। आज हमें कहीं भी देख रहे हो CWC, मुझे लग रहा है बहुत पीछे चला गया। अभी कोई भी बात करेगा तो सोहनलाल कमोडिटी के बारे में बात करते हैं। सो ऐसे क्या एक सिचुएशन आया, आप लोग ये सबको पीछे करके एक नया तरह से आगे आके एग्रीकल्चर में इतनी काम कर पाएंगे, स्पेशली वेयर हाउसिंग में। और हमें मालूम आप बहुत और जगह में भी घुस गई एग्रीकल्चर में। अभी एसएल सोहनलाल कमोडिटी से नाम टू बी रेकन्ड विथ। सो इसके बारे में हमें थोड़ा ज्यादा जानकारी चाहिए और हमारा सुनना चाहता हूँ। सर प्लीज, वेलकम। तो धन्यवाद डोमिनिक साहब। एंड बहुत आपने बड़े अच्छी तरह, मतलब आपने बड़ी प्रशंसनीय शब्द हमारे बारे में बोले, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट तो मैं बोलूँगा कि 2007-8 में जब मैंने ये कंपनी चालू किया तो सबसे पहले हमने ये देखा कि वेयर हाउसिंग के नाम पे यहाँ पे सर्विसेज हिंदुस्तान में थी ही नहीं। वेयर हाउसिंग आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, सेंट्रल वेयर हाउसिंग कॉर्पोरेशन था, जो कि गवर्नमेंट से निर्मित एक ऑर्गेनाइजेशन है, जिसका मेन दायित्व था कि गवर्नमेंट जो प्रोक्योरमेंट कर रहा है या गवर्नमेंट जो माल रख रहा है उसकी देखरेख किया जाए। परंतु देखा जाए तो वेयर हाउसिंग मैनेजमेंट सर्विसेज इस नाम पर जो आज सर्विसेज आप और मैं बड़े आराम से बोलते हैं कि ये 10 कंपनियां ऐसे सर्विसेज दे रहे हैं, उस टाइम ऐसा कोई सर्विसेज की कंपनी थी ही नहीं, क्योंकि किसी ने ये सोचा ही नहीं था कि वेयर हाउसिंग सर्विसेज ऐसी कोई चीज हो सकती है कि जहाँ पे गोदाम आपका ना हो, परंतु आप फिर भी उसके अंदर उसकी प्रचलन, उसका कार्यकर्ता आप देख सकें और उसको चला सकें। तो ये आपको ये आइडिया कैसे आया? ओके, इधर एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी है। तो ये आइडिया कैसे आया सर कि अपना 2007-8 में जब मैं अपना 2001-2 में जब मैं अपना पढ़ाई खत्म करके आया तो मैंने ये देखा कि जो हमारा एक बिजनेस चलता था, पल्सेस प्रोसेसिंग, दाल मिलिंग का बिजनेस चलता था। तो दाल मिलिंग के बिजनेस में मैं देखता था कि जी जो आदमी का गोदाम का संचालन करना, वेयर हाउसिंग के अलावा उसकी फ्यूमिगेशन करना, ट्रक सर्विसेज देना, उसका बैंक का जो क्रेडिट लाइन लेना, ये सारी अलग अलग सर्विसेज थी जो कोई एक सिंगल आदमी नहीं करता था। और उसके कहने में अगर आप दिल्ली में जैसे दाल मिल चला रहे हैं, जलगांव में चला रहे हैं, परंतु आपने तूर खरीदना है, तूर कर्नाटक से आ रही है, आपने चना खरीदना है वो राजस्थान से आ रहा है, तो इस सारे में क्या हो रहा था कि आपको सारा सर्विस सेक्टर आपको खुद देखना पड़ता था। अब कोई एक कंपनी जो दाल मिल चला रहा है वो इतनी बड़ी सर्विसेज देखता था तो उसमें एफिशिएंसी नहीं थी, और अगर एफिशिएंसी नहीं है तो उसमें आपका प्रॉफिटेबिलिटी नहीं है। ये सब देखते हुए मेरे को लगा कि ये जरूरी है कि जैसे अगर हम बाहर के देशों में भी देखें कि ये सर्विसेज सच होनी चाहिए कि जो आदमी बिस्किट मैन्युफैक्चर कर रहा है उसका मेन काम है बिस्किट मैन्युफैक्चरिंग, उसकी मार्केटिंग, परंतु वो उसका आटा या मैदा का जो उसका रॉ मटेरियल है वो कहाँ से आ रहा है, कैसे आ रहा है, कौन उसको देख रेख कर रहा है, उसके लिए बड़े सारे एजेंट्स, सिस्टम्स और सर्विसेज होती हैं। तो ये चीजें हिंदुस्तान में उस टाइम नहीं थी। तो ये देखते हुए मेरे को लगा कि ये हमारे भी करना चाहिए। तो एक बात मेरे को और भी क्लियर थी कि अगर हम हिंदुस्तान को अपने सिस्टम से देखें तो हिंदुस्तान में क्या है, एक ऐसा बड़ा देश है जहाँ पे पूरे वर्ल्ड की तरह की सारी सिस्टमेटिक इश्यूज हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे ड्राइएस्ट रीजन हिंदुस्तान में है, वेटेस्ट रीजन हिंदुस्तान में है, सबसे ज्यादा गर्मी हिंदुस्तान में किसी जिलों में पड़ती है, कहीं पे सर्दी ज्यादा पड़ती है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो क्रॉप का पैटर्न है वो पूरा क्रॉप का पैटर्न हिंदुस्तान का डिफरेंट है कंपेयर टू अदर वर्ल्ड पैटर्न। एक इम्पोर्टेंट पॉइंट। दूसरा इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है कि हिंदुस्तान में खेती जो है उसमें जो पर एकड़ फार्म है वो फार्म छोटे हैं, बाहर के हिसाब नहीं कि यहाँ पे कहीं पे 2000 एकड़ का है, कहीं पे 1500 एकड़ का है, यहाँ पे 2.5 हेक्टेयर से कम का फार्म लैंड है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो पैदावार फार्म से आ रही है वो अलग अलग आएगी। तो मतलब ये था कि कोई भी एक कट कॉपी पेस्ट वाला मॉडल हिंदुस्तान में नहीं चल सकता था। एक मॉडल ऐसा चाहिए था जो हिंदुस्तान के प्रॉब्लम्स को समझे और उस प्रॉब्लम्स को एनकाउंटर करे। ये देखते हुए अब मेरे दिमाग में ये आया कि वेयर हाउसिंग एक ऐसी प्रॉब्लम है जो हमारे को फार्म लेवल पे देनी चाहिए, एक इम्पोर्टेंट पॉइंट। परंतु साथ में ये भी समझ आया क्योंकि अगर वेयर हाउसिंग फार्म लेवल पे देना है तो हमारे पास ऐसे प्रचालन के सिस्टम होने चाहिए जो हम इलेक्ट्रॉनिकली मैनेज करें, क्योंकि ये गोदामों के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है। कहीं ना कहीं हमारी परिभाषा में ये गलती है, हम गलती करते हैं जब हम बोलते हैं कि वेस्टेज हिंदुस्तान में हो रही है क्योंकि गोदाम नहीं है। असल में गोदाम तो है पर उनको संचालन करने का तरीका नहीं है। ये दो अलग अलग चीजें हैं।
अगर आप देखें तो हिंदुस्तान में जब 250 मिलियन टन आज की डेट में पैदावार है, इसके अलावा हिंदुस्तान में इंपोर्ट हो रहा है, कभी पहले शुगर इंपोर्ट हुआ करता था, उससे पहले आपका वीट हुआ करता था। तो ये सारी चीजें जब इंपोर्ट होती थी तो रशिया से, बाल्टिक रीजन से, ऑस्ट्रेलिया से इंपोर्ट होकर हिंदुस्तान में आती थी। ये 40-40 दिन के वॉयज पे आके, जहाजों पे आके, आपके पोर्ट पे, बंदरगाह पे करने में 50-50 दिन पड़े रहती थी, तब ये माल खराब नहीं होता था। परंतु दूसरी साइड पे अगर आप हिंदुस्तान में देखो तो हम क्या बोलते थे कि हमारा क्रॉप पड़ा है पंजाब के फील्ड पे और वहां पे खराब हो गया। ये दो जो बातें हैं अपने जहन से उतरती नहीं थी कि ये कैसे हो सकता है कि एक बार ही तो कोई 45 दिन के वॉयज पे सामान आके हिंदुस्तान में आके पड़ रहा है और वो खराब नहीं हो रहा है, परंतु हमारा अपना क्रॉप एक बारदाने में, एक जूट बैग में बंद करके बैग में पड़ा हुआ है कि एक फील्ड में वो खराब हो रहा है। तो ये दो बातें एक इसने मेरे दिमाग में एक पैदावार दिया कि इसका मतलब हमारा सिस्टम गलत है कि हम कैसे मैनेज करते हैं। और उस तरीके से, उस प्रणाली से मैंने एक सिस्टम निकाला, वेयर हाउसिंग मैनेजमेंट सिस्टम, जिसके बेसिस जिसका बेसिस आज की डेट में सोलर कमोडिटी मैनेजमेंट का सिस्टम बन चुका है। इस सिस्टम को हमने पेटेंट भी करवाया, या पेटेंट के लिए प्रचलन दिया एग्री रीच के नाम से। और एग्री रीच क्या करता है साहब, वो ये करता है कि वो हमारी कंपनी को या जो भी एग्री रीच को इम्प्लीमेंट करता है उसको अलाउ करता है कि कोई भी क्रॉप किसी भी जिले पे, फर्क नहीं पड़ता कि वहां पे गर्मी ज्यादा है, सर्दी ज्यादा है, और किसी भी टाइप का क्रॉप कैसे भी प्लेस पे मैनेज किया जा सकता है। तो इसका मतलब क्या है कि हमारे पास ऐसी एक तकनीकी सुविधा है कि आप चाहे क्रॉप रखो फील्ड में, चाहे रखो टेंट हाउस, चाहे रखो रेलवे स्टेशन पे, और चाहे रखो चाय के ढाबे पे, और चाहे रखो CWC वेयर हाउस या किसी भी वेयर हाउस में, उसमें अंदर हम उसको मैनेज कर सकते हैं। और उस मैनेजमेंट में सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि अगर मैं हिंदुस्तान का ही बैलेंस शीट देखूं तो हर साल 10% क्रॉप, अप्रोक्सीमेटली 1 लाख करोड़ का क्रॉप हिंदुस्तान में वेस्ट होता है। ये गवर्नमेंट के आंकड़े होते हैं, मेरे आंकड़े नहीं है सर। 1 लाख करोड़ का जो क्रॉप वेस्ट होता है वो वेस्ट होता है। और अगर आप एग्री सिस्टम को इस्तेमाल कर लो तो वो 10% क्रॉप की वेस्टेज रिड्यूस हो जाती है सिर्फ 0.5% पे। तो इनमें इन्वेस्टमेंट कॉस्ट क्या पड़ेगी सर? तो ये एग्री सिस्टम जो है सर, ये एक आर्टिफिशियल न्यूरल सिस्टम है। आजकल तो आप ये बज़वर्ड हो गया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग, पर हम लोगों ने ये इम्प्लीमेंट किया 2010 ऑनवर्ड्स, तब से हम इसे इम्प्लीमेंट कर चुके हैं। तो इसका एक कैपेसिटी कॉस्ट है जो हम लोग इम्प्लीमेंट कर चुके हैं। अब हमारा जो कॉस्ट है वो आता है कि हम एक ये सिस्टम को किसी भी गोदाम में, किसी भी फॉर्म के गोदाम में 35,000 रुपए महीने में हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। और उस 35,000 रुपए महीने में सर, ना तो सिर्फ ये इसका संचालन बीच में ही है, परंतु जो इसको संचालन करेंगे, जो वेयर हाउस मैनेजर जिसे बोलते हैं, सिक्योरिटी गार्ड जिसे बोलते हैं, उनकी कॉस्ट भी इसी में आ गई। तो अगर आप देखें कि किसी नॉर्मल वेयर हाउस को कोई आज की डेट में कोलैटरल मैनेजर या बैंक को उसको संचालन करता है तो उसको फिर भी 30-32,000 की कॉस्ट लगती है, क्योंकि वो एक वेयर हाउस मैनेजर रखेगा, 2 गार्ड रखेगा, तो उतनी कॉस्ट उसको लग रही है। परंतु इस सिस्टम के साथ उसी कॉस्ट के अंदर अंदर आपका पूरा संचालन हो जाता है, जहाँ के वेयर हाउसिंग के लॉसेस 10% से आधे % में लाए जा सकते हैं। So सर, मुझे एक आइडिया लेना था। आपने इस you are the pioneer in this program. So whoever pioneers any activity, they face a lot of problems in the initial stages. What were the trials you had in the beginning stages? Can you just apprise us? I think सबसे बड़ा ट्रायल तो यही है, परसेप्शन। पूरे वर्ल्ड में आई थिंक प्रॉब्लम से ज्यादा परसेप्शन ऑफ द प्रॉब्लम इज अ प्रॉब्लम। कि आप ये सोचते हैं कि आपको यही नहीं पता कि आपकी प्रॉब्लम क्या है। आप क्या बोल रहे हैं, आप मेडिसिन दे रहे हैं पर आपका डायग्नोसिस गलत है। हिंदुस्तान में भी यही प्रॉब्लम है कि डायग्नोसिस ऑफ द प्रॉब्लम इज रॉन्ग। हम डायग्नोस कर रहे हैं कि हमारे पास गोदाम नहीं है, हम डायग्नोस कर रहे हैं कि हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, पर प्रॉब्लम वो नहीं है। प्रॉब्लम ये है कि हमारे पास गोदाम भी और इंफ्रास्ट्रक्चर भी है। क्योंकि कोई ऐसे आंकड़े नहीं है मेरे पास किसी भी एजेंसी से जो ये बोले कि जो 10% लॉस हो रहा है, उस 10% लॉस में से ये 2% लॉस हो रहा है गोदाम के अंदर, 8% लॉस हो रहा है बाहर। ऐसा कोई आंकड़े नहीं है। आंकड़े जो हैं वो बोलते हैं 10% लॉस हो रहा है। आपका जो प्रोग्नोसिस है या डायग्नोसिस जिसे बोलते हैं, वो डायग्नोसिस ही गलत है। जब मैंने एक कंपनी चालू किया तो एक वेयर हाउस लोकेशन लिया में, एक वेयर हाउस लोकेशन, और मेरे पास 4 आदमी का टीम था, और मैंने इस पे 16 लाख का निवेश था। 16 लाख रुपए मैंने फ्रेंड्स, अपने माता पिता, इन सबसे बोरो करके लगाया था। आज की डेट में सोहनलाल कमोडिटी मैनेजमेंट 5669 गोदाम चलाती है, 5669 गोदाम, 84.51 मिलियन स्क्वायर फीट स्पेस हम मैनेज कर रहे हैं सर। 84.5 मिलियन स्क्वायर फीट हम मैनेज करते हैं।
1444 मिलियन मेट्रिक टन की हमारी थ्रूपुट कैपेसिटी है। 1450 मिलियन मेट्रिक टन की कैपेसिटी का हमारे पास सिस्टम है, और जिसमें हमने 959 डिफरेंट टाइप्स ऑफ कमोडिटीज मैनेज किए हुए हैं। So this is where we are. So the idea is that the idea has to be scalable. अगर मैं अपनी भाषा में बोलूँ, it has to be scalable, it has to be replicable and it has to be sustainable. 3 इंपॉर्टेंट चीजें हैं, स्केलेबिलिटी, sustainability और रेप्लिकेबिलिटी। और ये आइडिया तभी आता है कि आप इसका न्यूरल नेटवर्क, आपका पीछे आपके पास एक परिभाषा होगी, किस क्रॉप को कैसे मैनेज करना है, उसका स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर क्या है, उसके ऊपर चेक क्या होना चाहिए, और उसके ऊपर और उससे आपके कस्टमर को फायदा क्या है। मेरे कहने से कुछ नहीं है सर, मैं बोलता रहा हूँ कि आप मेरे गोदाम में क्यों माल रखेंगे, आप मेरे गोदाम में तभी माल रखेंगे जब आपको सेम भाड़े पे आपको सर्विसेज मिल रही है। आज की डेट पे आपको ओला उबर क्यों करने लगा है कि आपके मोबाइल पे आपने डाला, आपके घर के बाहर टैक्सी आ गई, आपको फोन करने का जरूरत नहीं है, आपको पेमेंट करना है तो उसी ऐप से पेमेंट कर दी, आपके यूपीआई लिंक से पेमेंट हो गई, आपको उसका रिसिप्ट चाहिए तो आपके मेल पे आ गया, ताकि आप अपने अकाउंट डिपार्टमेंट में कंपनी को दे दीजिए और रीइंबर्समेंट ले लीजिए। ये सारी सुविधाएं हैं, जबकि वो कंपनियां एक भी मोटर व्हीकल खुद का नहीं है उनका। एयरबीएनबी होटल्स का देख लीजिए, और हिंदुस्तान में आप उसका इक्विवेलेंट ओयो रूम्स देख लीजिए, तो आप ये सारे वही मॉडल्स हैं। फर्क सिर्फ ये हो गया क्योंकि ये कंज्यूमर फेसिंग मॉडल्स हैं, इसलिए ज्यादा एडवर्टाइजमेंट है। सोहनलाल कमोडिटी मॉडल एक फार्मर फेसिंग मॉडल है, तो इसकी पब्लिसिटी कम है। फर्क ये है सर, ये जो 10% का लॉस आप जो रिकॉर्ड आंकड़े देते हैं लोग, तो ये रख रखाव की फैसिलिटीज कम अच्छी ना होने के कारण होता था या क्या है? सर इसमें ये 10% का लॉस के 3 या 4 कारण हैं। रख रखाव की फैसिलिटी का नहीं है, रख रखाव किस तरह किया है उसका प्रॉब्लम है। आज की डेट पे सर आप अपने कमरे के ऊपर आप जाके रोज उसकी सफाई ना करें, और कमरा कहीं से छेद हो जाए तो उसकी मरम्मत ना करें, तो वो भी लीक करेगा। इसका मतलब ये नहीं है कि वो कमरा गलत है, इसका मतलब है कि आपका रख रखाव गलत है। तो एक सिस्टम है, कोई भी अगर आप सिस्टम देखेंगे तो उस सिस्टम का, चाहे आप चीनी देख लें, चाहे आप गेहूं देख लें, चाहे चावल देख लें, उसका रख रखाव का एक सिस्टम है, एक पहलू है। क्योंकि ये सारी जो जिनसें हैं, ये जिनसों का मॉइस्चर कंटेंट, कीड़ा लगने का, संक्रमण होने का तरीका, इनका रख रखाव का तरीका अलग है। आप ये नहीं कह सकते कि जिस तरह आपको गेहूं टैकल करना उसी तरह आप चीनी को टैकल करना होंगे, नहीं। गेहूं में अगर पानी लग जाए तो गेहूं खराब नहीं होता है। हाँ, अगर पानी लगा रहे और आप उसको ट्रीट ना करें तो खराब हो जाता है, काला पड़ जाता है। परंतु चीनी में जरा सा भी छिड़का लग जाए पानी का तो पिघल जाता है, वो खराब हो जाता है। तो इसका रख रखाव का सिस्टम अलग है हर क्रॉप का, और यही रख रखाव के सिस्टम को आपको मेजर करना है आपके एम्बिएंट टेम्परेचर से। ये भी बहुत एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आज मैं जिस तरह से माल राजस्थान में के किसी जिले में रखता हूँ, उस तरह से वो माल मैं महाराष्ट्र के जिले में नहीं रख सकता, क्योंकि महाराष्ट्र का टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी अलग है, आपका राजस्थान की अलग है, पंजाब की अलग है, तमिलनाडु की अलग है, केरला की अलग है। अच्छा, और ये परिस्थिति भी हर महीने बदलती है। जून जुलाई में मानसून के सीजन में परिस्थिति कुछ और है, और जनवरी फरवरी में कुछ और है, और दिसंबर में कुछ और है। तो उस परिस्थिति के हिसाब से, उस क्रॉप के हिसाब से, उस क्रॉप को कैसे मैनेज करना है, ये है इंपॉर्टेंट पॉइंट। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं है कि क्रॉप एक गोदाम के अंदर पड़ा है, गोदाम के अंदर पड़ा भी माल सड़ जाएगा। गोदाम के, इसका एग्जाम्पल आपको आपके घर में यूज करने से आपको एग्जाम्पल बताता हूं मैं, कि आपने अपने एक नमकदानी पे, चाहे वो शीशे की हो, चाहे वो प्लास्टिक की हो, चाहे वो सिल्वर की हो, चाहे गोल्ड की हो, उसमें आप अपना नमक डालते हैं, और मानसून के सीजन में उसमें से नमक निकलना बंद हो जाता है। आप नोट कीजिए वो क्यों हो जाता है। कोई फर्क नहीं पड़ता, आपने चाहे चांदी का क्यों ना रखा हो शेकर, और चाहे आपने पीतल का रखा हो, चाहे आपने ग्लास का रखा हो। तो इसका मतलब क्या कि उस कंटेनर का कोई मतलब नहीं है, परंतु उसके अंदर जो सॉल्ट रखा हुआ है, उसकी जो प्रॉपर्टीज हैं, उसकी वजह से वो सॉल्ट खराब हो रहा है, वो क्लॉग हो रहा है। वो क्लॉग क्यों हो रहा है? क्योंकि मानसून के सीजन में वो मॉइस्चर, बाहर का जो आपका रिलेटिव ह्यूमिडिटी है, वो अब्सॉर्ब करता है। तो उसको चेंज करने के लिए आप क्या करते हैं? बड़ा सिंपल सा, सहल सा घरेलू तरीका क्या है कि आप उसमें चावल के थोड़े दाने डाल देते हैं। चावल के दाने डाल के आप कर क्या रहे हैं? आप एक केमिकल ट्रीटमेंट सिस्टम डाल रहे हैं जो ऑर्गेनिक है नेचर में। क्या कर रहे हैं कि चावल का दाना मॉइस्चर अब्सॉर्ब करता है और सॉल्ट मॉइस्चर छोड़ता है। जब ये दोनों आप चीजें मैच करते हैं तो आपका एक बैलेंस आप मेंटेन कर लेते हैं, और फिर वही नमकदानी, चाहे वो फिर से पीतल की हो, चाहे प्लास्टिक की हो, या चाहे सोने की हो, आपका काम कर रही है। वेयर हाउसिंग मैनेजमेंट सिस्टम्स एग्री रीच के मार्फत यही एक तरीका है जो आपको तरीका बताएगा कि क्या प्रचलन चलना चाहिए, किस स्टेट पे कैसे करना चाहिए, क्योंकि इसमें बड़ी सारी चीजें मेजर हो रही हैं सर।
इलेक्ट्रॉनिकली हम ये मेजर कर रहे हैं कि बाहर का रिलेटिव ह्यूमिडिटी क्या है, विंड डायरेक्शन क्या है, मॉइस्चर डायरेक्शन क्रॉप के अंदर क्या था, और आगे के आने वाले दिनों का फोरकास्ट वेदर का क्या है उस पूरे जिले का या उस पूरे स्टेट का। उसके हिसाब से वो इंस्ट्रक्शन दे रहा है आपको कि आप इसको ऐसे मैनेज कीजिए। करेक्ट है। तो इसमें सर जैसे अभी जो हेजिंग करते हैं, जैसे किसान लोग भी हैं, कुछ अपना माल रखते हैं, तो आप क्या किसान को क्या प्रक्रिया करनी पड़ती है? सर इसमें कुछ भी प्रक्रिया नहीं करनी पड़ती है आपको। अब तो इतना सिस्टम हो गया है ये, और भगवान की दया से हम अगर हम 5700 गोदाम चला रहे हैं, 5669 गोदाम चला रहे हैं, तो हम ऑलमोस्ट हर स्टेट में हैं। इसमें कुछ भी नहीं है। किसान को अभी अगले 15-20 दिन में हम आपको ये इलेक्ट्रॉनिकली ये वेयर हाउस का मैप भी आपके पास आपके फोन पे आने लग जाएगा। आपको कुछ भी नहीं करना। आपके नियरेस्ट जहां पे जगह पे आपके पास खाली जगह भी पड़ी है, जहाँ पे आप क्रॉप को इकट्ठा कर सकते हैं, आप हमारे को वहां पे बुलाइए। आपको अपने ये भी नहीं करना कि एक जिले से दूसरे जिले को क्रॉप ले जाना है। आपको एक जगह पे क्रॉप कहीं पे भी इकट्ठा कर लीजिए, अपने गांव के बाहर कर लीजिए, और वो जगह हमारे हाथ में दे दीजिए बस। चाहे वो जगह ओपन फील्ड हो, चाहे वो टेंट हो, और चाहे वो रहने का कमरा ही क्यों ना हो, कुछ भी नहीं करना। तो यहाँ पे हमने क्या बोला, जो प्रॉब्लम है कि इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, वो प्रॉब्लम ही हमने दूर कर दी कि आपको ये नहीं करना। तो हाँ जी उसमें सर। कुछ पेमेंट करना पड़ेगा आपको? नहीं, उसका कुछ नहीं है। हमने जो तरीका इस्तेमाल किया है कि आप पे पर यूज है सर। ये आप हमारे यहाँ पे रखते हैं या हमारे को रख रखाव के लिए बुलाते हैं, तो हर महीने की आप हमारे को पेमेंट देंगे, बट पे पर यूज है। जिस महीने आपने हमारी सर्विसेज नहीं लेनी है, आपको हमारे को पेमेंट देने की जरूरत नहीं है। अच्छा, ये बात। अच्छा, आपका जो ये किसान धन योजना है सर, इसमें क्या चीजें हैं और कैसे किसान इसका फायदा उठा सकता है? देखो, शुरुआत में किसान धन मैंने आज से करीबन 2021 में मैंने चालू किया था ये। सॉरी 2021 तो आज हो गया, सॉरी अबाउट 7-6 साल पहले मैंने किसान धन चालू किया था। और किसान धन जब चालू किया था तो उसमें भी यही मेरा महत्व था और यही दायित्व था जो वेयर हाउसिंग में था। जब मैंने आज से 9-10 साल पहले वेयर हाउसिंग देखा कि वेयर हाउसिंग सर्विसेज ही कोई चीज नहीं है। सिमिलरली जब मैंने किसान धन चालू किया तो मैंने देखा कि एक साइड पे हम कह रहे हैं कि किसानों को क्रेडिट नहीं मिल रहा, एक साइड हम ये बोलते हैं कि किसान हमारे अन्नदाता को पैसा नहीं मिल रहा जब उसे पैसा चाहिए, जब क्रॉप ला रहा है, और एक साइड हम देखते हैं कि बैंकों के पास अधिकतर पैसा है पर वो प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग में पूरा नहीं कर पा रहा। अगर आप बैंक का बैलेंस शीट देखेंगे कई साल पहले तक, तो प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग पोर्टफोलियो बैंक का पूरा नहीं होता था, इसलिए वो नाबार्ड के बॉन्ड सब्सक्राइब करते थे। तो ये दो अलग अलग चीजें हो गई। ये आप इसका मतलब क्या है कि सिस्टम में तो पैसा है परंतु जिसको चाहिए उसके पास पहुंच नहीं रहा है। वो क्यों नहीं पहुंच रहा है, उसके दो कारण है सर। कि बैंक जब आपको किसान को देखता है तो बैंक किसान को क्रॉप के महत्व से नहीं देख रहा, किसान को किसान की बैलेंस शीट के महत्व से देख रहा है। वो देख रहा है कि उसकी पैदावार के साथ उसकी रीपेमेंट फैसिलिटी क्या है, उसके कितनी क्षमता है, वो कैसे पेमेंट करेगा। ये नहीं कह रहा हूँ कि आज ऐसे है, पिछले 5 सालों में इसमें भी बहुत बदलाव हुआ और बैंकों ने बोल दिया कि 1 करोड़ तक का ऋण लेना है तो मैं बैलेंस शीट नहीं देखूंगा, पर ये चेंजेस आते जा रहे हैं। परंतु अगर आप 7 साल पहले देखें तो ये चेंजेस में था कि बैंक का आपकी लिमिट देता था, तो किसान हो या आड़तिया हो चाहे मिलर हो, वो आपकी लिमिट कैसे सेट करता था, पहले आपका बैलेंस शीट देखता है, उसमें क्षमता देखता है कि आपकी क्षमता है इस लोन को सर्विस करने की, उसके बाद आपकी एक लिमिट बांधता है। वो लिमिट बांधने के बाद जब आप क्रॉप लाते थे तो उसके ऊपर डिस्बर्समेंट करता था, उसके अगेंस्ट ऋण देता था। परंतु जब वो ऋण देता था तो उसमें भी बड़े सारे साथ में प्रोटोकॉल बनाता था कि आप इस गोदाम में रखेंगे तो मैं ऋण दूंगा, आप ऐसे ऐसे से मैनेज करेंगे तो ऋण दूंगा। अब किसान एक आदमी या छोटा आड़ती एक आदमी अगर आप देखोगे तो वो छोटा आदमी क्या कर रहा है कि आपका पहले तो क्रॉप लेके आए, पहले आपके किसी गोदाम में लेके आए, उसके बाद अपनी बैलेंस शीट दिखाए या खाते दिखाए, उसके बाद आपका वो करे कि आपसे पूरी एक लिमिट बंधवाए और कागज पूरे करे। इतने दिनों में 25 दिनों में तो उसका टाइम आ जाता था कि वो माल बेचना चाहता था अपना। तो किसान धन में ये गैप हमने देखा कि ये गैप नहीं होना चाहिए। हमने ऋण अगर देना है तो ऋण देना है क्रॉप के अगेंस्ट, जो उसका माल है उसके अगेंस्ट, उसके शक्ल के अगेंस्ट नहीं देना है। मैंने फार्मर की बैलेंस शीट में नहीं देना है। देखिए विडंबना देखिए प्रकृति की, हिंदुस्तान की या किसी भी कंट्री की, कि यहाँ पे गाड़ी के अगेंस्ट लोन लेना तो आसान है। जो गाड़ी 3 साल में 4 साल में डिप्रीशिएट कर जाती है, जो गाड़ी के बिना आप काम कर सकते हैं, क्योंकि आप स्कूटर में जा सकते हैं, आप टैक्सी में जा सकते हैं, बस में जा सकते हैं, परंतु गेहूं की बोरी के अगेंस्ट आप कोई ऋण नहीं ले सकते थे। ये विडंबना है कि जो चीज आप खाते हैं उसके अगेंस्ट तो आपको ऋण नहीं मिलता है, परंतु स्कूटर के अगेंस्ट, गाड़ी के अगेंस्ट, बाइसिकल के अगेंस्ट आप लोन ले सकते हो।
ये जब डिफरेंस हमने देखा तो ये डिफरेंस में हमारे को आया कि किसान ने एक ऐसी योजना चलनी चाहिए कि जहाँ पे किसान या आड़तिया या मिलर जो अपना पैदावार है उस पैदावार के अगेंस्ट हमसे लोन लेते हैं। और वो कब हो सकता है, जब हमारे पास एक सिस्टम हो कि हम उसका पैदावार कहीं पे भी मैनेज कर सकें, जो हमने किया। उसमें वैल्यू कैसे कैलकुलेट करते हैं सर? उसमें वैल्यू भी एग्री रीच के माध्यम से कैलकुलेट होती है कि हर उसकी क्वालिटी हमारा सिस्टम डिटरमिन कर लेता है। और क्वालिटी का भी हमने, अगर आपने पीछे देखा होगा तो हमने उसका भी एक क्वालिटी एप्लीकेशन का पेटेंट भी 2 साल पहले निकाला। और वो पेटेंट के बारे में मैं आपको बताऊंगा क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एक हिंदुस्तान के लिए या वर्ल्ड ओवर के लिए एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है। पर उसके बाद में बताता हूँ, मैं पहले आपको बता दूं ये सिस्टम कैसे, प्रक्रिया कैसे चलती है। उनका क्रॉप हमारे पास आया या हम उनके क्रॉप के पास गए तो क्रॉप की क्वालिटी हम लोगों ने मेजर की। क्वालिटी मेजर करके उसका जो मार्केट रेट है वो निकाला। मार्केट रेट आपको पता चलाता है कि ये चीज 2,000 रुपए क्विंटल का है, ये 5,000 का जो भी है, उसके ऊपर 70% वैल्यू हम उसकी लोन उनको देते हैं और उस लोन के अगेंस्ट उनसे हम अपना ब्याज लेते हैं। ये इसका बिल्कुल सिंपल तरीका है, इसमें और कोई नहीं है। उसमें हमारे को उसकी बैलेंस शीट देखने की जरूरत नहीं है। हाँ, ये जरूर देखेंगे कि ये किसान है, ये जरूर देखेंगे कि लेजिटिमेट है, ये कोई फ्रॉड आदमी तो नहीं है, ये सब चीजें जरूर देखेंगे। केवाईसी जरूर करेंगे, नो योर क्लाइंट तो करना ही होता है और आरबीआई के जो भी गाइडलाइंस है वो मेजर करेंगे। इसके अलावा हम ये नहीं देखेंगे कि आपके पास पेमेंट करने की क्षमता है या नहीं है। आप अगर हमारे पास लेजिटिमेट क्रॉप लाए हैं और वो क्रॉप ठीक है, या हम आपके पास आए और वो क्रॉप ठीक है, तो हम आपके क्रॉप की रखरखाव करेंगे और उस करेंगे आपको ऋण देंगे। अब इसमें 4 चीजें इकट्ठे हो रही हैं सर। एक, पहला कि आपका मैनेजमेंट, जहाँ पे गोदाम नहीं भी है वहां पे मैनेजमेंट करने की क्षमता जो हमारे पास थी। 2, क्वालिटी कैसे चेक करना है, उसके इंस्टेंट रिजल्ट चाहिए। 3, भाव डिस्कवर होने चाहिए और चौथा पैसा जाना चाहिए। अब आइए, पहला काम हमने एग्री रीच के थ्रू किया, दूसरा है क्वालिटी एप्लीकेशन। पिछले 3 सालों में हमारी कंपनी रिसर्च कर रही है और पिछले 2 साल पहले हमने उस सेकंड पेटेंट हमने अप्लाई किया। और इसमें भी मैं बड़े गर्व से बोलना चाहता हूँ कि सोनलाल कमोडिटी मैनेजमेंट ही ऐसी एक कंपनी है जिसने 2 पेटेंट्स फाइल कर रखे हैं इन एग्रीकल्चर फील्ड इन वेयरहाउसिंग। किसी और कंपनी ने नहीं कर रखे टिल डेट इन इंडिया। जो दूसरा जो हमने एप्लीकेशन किया वो कहाँ से हमारे को आइडिया आया कि जब आप और मैं अपना एंड्रॉइड फोन या एप्पल फोन अपने फिंगरप्रिंट से खोल सकते हैं या अपनी शक्ल दिखा के खोल सकते हैं, तो इसका मतलब वो टेक्नोलॉजी है ना कि आपकी शक्ल को रिकॉग्नाइज कर रही है या आपके थंबप्रिंट को मेजर कर रही है। अब आप देखेंगे तो मंडियों में आप जाते हैं या गए होंगे सर, तो मंडियों में क्रॉप को मेजर कैसे करता है? आड़तिया या फार्मर अपने हाथ में क्रॉप लेता है, क्रॉप को देखता है और बोलता है इसमें इतना खाया हुआ दाना है, इसमें इतना टूटा है, इसमें इतनी मिट्टी है, ऐसे जज करता है ना। नहीं तो अगर वो दांत में दबा के देखते हैं कि नहीं, करेक्ट, तो अगर वो ये सारी चीजें कर सकता है और आपका आज की क्वालिटी के इंस्ट्रूमेंट्स भी यही चीजें कर रहे हैं, तो ऐसा क्यों नहीं है कि फोटोग्राफिक एविडेंस से, फोटोग्राफिक तरीके से जब आपका फोन अनलॉक हो सकता है तो फोटोग्राफिक तरीके से ये क्यों नहीं पता चल सकता कि इस क्रॉप में कितनी टूट है, कितना कीड़ा लगा हुआ है और कितना इसमें डंकी है और कितना इसमें मिट्टी है। तो ये हमने एप्लीकेशन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग के थ्रू एक एप्लीकेशन बनाई। और वो एप्लीकेशन अब क्या करती है सर कि आप एक अपने क्रॉप की फोटो खींचिए और उसके विदिन 15 सेकंड आपके मोबाइल पे आपका रिजल्ट आ जाएगा। और वो रिजल्ट में ये आ जाएगा कि आपका क्रॉप किस क्वालिटी का है, इसमें कितनी टूट है, कितना इसमें डंकी है, कितना इसमें इमेच्योर ग्रेन है, सारी चीज आ जाएगी। और उसको आगे हम जाके क्या सेटल कर रहे हैं, आगे हम उसको आपके नियरेस्ट मंडी लोकेशन से या नियरेस्ट ट्रेडिंग लोकेशन से उसका आपको भाव भी आपको हाथ के आगे लग जाएगा। तो उससे हमारे को ये आइडिया आने लग गया कि इसका क्रॉप का भाव क्या है। अब आइए तीसरी बात, आपको भाव पता चल गया सर, आपको क्रॉप मैनेजमेंट आ गया, तो तीसरा क्या, आपका केवाईसी इलेक्ट्रॉनिकली हम कर रहे हैं और चौथा है कि आपको डिस्बर्समेंट करना है। तो आपको 70% आपको डिस्बर्स करना है। अब तो कोई है ही नहीं इसमें, कोई इसमें जो इसमें इफ एंड बट था वो हमने स्ट्रेट से निकाल दिया। आज की डेट में भी अगर आप बैंक्स देखेंगे तो बैंक्स भी क्या कर रहे हैं, अगर आप देखें जो ये लॉकडाउन सिचुएशन हुआ संक्रमण में, अब इस सिचुएशन में बैंकिंग सुविधाएं कैसे चलती रही, सब इलेक्ट्रॉनिकली डिजिटली तो चला। कितने लोग ब्रांच गए या कितने लोग अब ब्रांच जाना चाहते हैं, ब्रांच आपके घर में आ रहा है। आज की एडवर्टाइजमेंट अगर आप देखें तो क्या बोलेंगे, ब्रांच आपके घर में आ रहा है। तो ये चीज तो सोनलाल कई सालों से कर रहा है, सिर्फ वही बताया कि सर फर्क यह है कि हम लोग क्योंकि कस्टमर फेसिंग नहीं है, एक आर्केक सिचुएशन है कि एग्रीकल्चर इंडिया में इतना मैं बोलूं ग्लैमरस जॉब नहीं है, फार्मिंग इतनी ग्लैमरस सिचुएशन नहीं है, तो इसलिए आपको हमारा एडवर्टाइजमेंट नहीं देखेगा। परंतु ये लोग ये चीजें तो आप आज बोल रहे हैं, हम तो कई सालों से कर रहे हैं। सर जो ब्याज की दर होती है आपके पैसे के ऊपर,
वो कैसे आप कैलकुलेशन करते सर हैं? हमारा ब्याज का दर है 12% है, 12% एनुअलाइज्ड है, और जितने दिन के लिए आप इस्तेमाल करेंगे उतने से। सो अगर आपने 5 दिन के लिए इस्तेमाल किया तो 12% भाग 365 दिन इंटू 5। तो कितनी ड्यूरेशन तक ये लोन होते हैं सर आपका? सर ये जनरली लोन होते हैं 3 से लेके 9 महीने तक, क्योंकि जनरली क्रॉप का जो साइकिल है वो ये है हिंदुस्तान में, खरीफ और रबी की वजह से क्रॉप का साइकिल ही है। तो इसमें हम यही चाहते हैं कि फार्मर या जो भी आदमी हमारा लोन इस्तेमाल कर रहा है वो बिफोर नया क्रॉप आ जाए अपना क्रॉप छुड़वा के बेच ले। ये हमारी उनको दायित्व भी है कि हाँ आप नया क्रॉप रखिए, आपने अगर कुछ स्टॉक ही करना है तो आप नए क्या रख दीजिए, पुराना बेच दीजिए। परंतु इसका ये मतलब नहीं कि लोन लंबे सरसे के लिए नहीं चल सकता है, पर जनरली 3 से 9 महीने के बीच में लोन होते हैं सर। तो इसमें सर जो जैसे प्रोड्यूस लास्ट में रहता है तो यू योरसेल्फ कैन सेल और फार्मर्स को ही बेचना है जब भाव अच्छा हो तब? सर एज अ कंपनी हमारा एक और मिशन है, वो बड़ा क्लियर है कि हम अपने खुद ट्रेडिंग नहीं करते हैं, हम खुद अपना ना खरीदते हैं ना बेचते हैं, क्योंकि जो आदमी खुद खरीदने बेचने लग जाएगा उसका वेस्टेड इंटरेस्ट हो जाता है सर्विसेज देने में। तो हम तो खुद ना खरीदेंगे ना बेचेंगे। हाँ हम आपको मदद कर सकते हैं खरीदने के लिए और बेचने के लिए, क्योंकि हमारे पास वेयर हाउसिंग सर्विसेज भी है, फाइनेंसिंग सर्विसेज भी है, ट्रकिंग सर्विसेज भी है, पैकिंग सर्विसेज भी है, सारे सर्विसेज हैं हमारे पास। तो हमारे पास ऑटोमेटिकली इतना डेटा है सिस्टम में कि हमारे पास लोग आते हैं कि आपके किसी गोदाम में इस वैरायटी का गेहूं है तो आप हमारे को उनसे मिलवा दीजिए। तो इवेंचुअली क्या सिस्टम बन रहा है सर, हम इवॉल्व हो रहे हैं टूवर्ड्स जैसे ट्रेडिंग मॉड्यूल, कि हर गोदाम, ये तो आज का नारा है कि आज हम सुन रहे हैं कि बोल रहे हैं जी गोदाम इटसेल्फ शुड बी अ ट्रेडिंग प्लेस। हम तो ये कई साल से कह रहे हैं कि गोदाम ही ट्रेडिंग मंडी है। अगर गोदाम में माल रखा हुआ है, गोदाम में माल की क्वालिटी चेक हो रही है और गोदाम में फाइनेंस भी हो रहा है तो ये मंडी है और क्या है। करेक्ट है। यहाँ पे ट्रांजैक्शन ही तो नहीं हो रहा है, वो ट्रांजैक्शन जो फिजिकल ट्रांजैक्शन करना है उसके लिए क्या है, हमारे पास सारी इन्फॉर्मेशन है। आपको इसमें ये भी बताना जरूरी समझता हूँ कि हमने इन सालों में 2191 करोड़ का लोन दे चुके हैं हम लोग। 2191 करोड़ का लोन हमने दिए हैं अगेंस्ट 47,813 रसीदों के, जो वेयर हाउस रिसिप्ट होते 47,813 वेयर हाउस रिसिप्ट हमने फंड किए आज तक 2191 करोड़ की, जिसमें 317 लोकेशनों में हमने ये वेयर हाउसिंग लोन दिए हैं, 317 लोकेशन अक्रॉस इंडिया, और 350 डिफरेंट कमोडिटीज। तो ऐसा नहीं कि सिर्फ गेहूं के अगेंस्ट लोन दिया, चावल के अगेंस्ट भी दिया, दालों के अगेंस्ट भी दिया, चीनी के अगेंस्ट भी दिया, ग्वार के अगेंस्ट भी दिया, हमने हर तरीके के क्रॉप के अगेंस्ट लोन दिया। और हमने इसको इस पूरे प्रक्रिया में हमने एक स्टडी की कि हमने कितने फार्मर्स को फायदा पहुंचाया, या मैं ये नहीं बोलूंगा फायदा पहुंचाया, कितने फार्मर्स को टच किया। तो उसमें हमारे पास आंकड़ा आया कि हमने 4,79,666 4,79,666 फार्मर्स को हेल्प की है ड्यूरिंग दिस टाइम। बहुत अच्छी फिगर है सर। अच्छा इसमें सर जैसे लेट्स से कि जैसे मंडी में उतार चढ़ाव तो होते ही है, सीजन के टाइम में जब जैसे ही अब क्रॉप हार्वेस्ट होगी वीट की तो उस टाइम पे रेट्स जो है नॉर्मली एमएसपी पे बिक जाए भली बात है, नहीं तो कई बार अप भी जाते हैं जब सोइंग टाइम आता है तब। तो क्या काश्तकारों का आम रूटीन यही होता है कि भी उसी टाइम पे निकालते हैं? देखिए सर एक्चुअली क्या हो गया है कि जैसे गोदाम के संचालन की प्रक्रिया बढ़ती जा रही है, फाइनेंस की प्रक्रिया बढ़ती जा रही है, तो इसी तरह बिहेवियर ऑफ परचेज एंड सेल भी बदल रहा है। बिहेवियर परचेज सेल इसलिए बदल रहा है क्योंकि कई जगहों में हमने ये देखा है कि जो बड़ा आड़ती या फार्मा है, बड़ा वो बड़े एफपीओ आप बोल लीजिए, आजकल एफपीओ बहुत आ रहे हैं सिस्टम में, तो वो ट्रेंड वो भी देख रहे हैं कि अगर हम इसको क्रॉप को होल्ड करने की हमारे पास क्षमता है और हमारे पास बैकिंग है कंपनीज की, जैसे हम कंपनी है जहां पे गारंटी करते हैं कि आपका क्रॉप खराब नहीं होगा, क्योंकि अदरवाइज क्या हो रहा था कि उसका एक तरह से उनके माइंड में था कि 10% तो क्रॉप वैसे ही खराब हो जाएगा, तो अगर 10% की मेरे को बढ़त मिल भी गई तो मेरे हाथ में कुछ नहीं आएगा। परंतु अगर आपको पास ये आ जाता है कि जी आपका क्रॉप तो आधा % ही खराब होगा, तो आपके पास ये बिल्कुल क्लैरिटी है माइंड में कि मेरे पास अगर क्रॉप की क्वालिटी खराब होने का डर नहीं है, क्वांटिटी खराब होने का डर नहीं है, तो सिर्फ मेरे को भाव से कंसर्न है। अब भाव से कंसर्न होते ही आपके पास दूसरा गणित शुरू हो जाता है कि भाव के ऊपर जो आपने पैसा लगा रखा है, अगर आप पहले क्या हो रहा था कि आपने किसी व्यापारी से पैसा लिया तो 36% में मिला, कहीं जगह 40% में मिला, कहीं जगह आपको 28% में मिला, तो आप हिसाब लगाते हैं कि 25-26% तो मेरे को ब्याज ही देना पड़ जाता है। अब आपने लगाया कि 12% में मेरे को पैसा मिल रहा है, तो जिसका मतलब है कि महीने में 1% दर पे मेरे को पैसा मिल रहा है।
तो अगर 1% डर गया और उसे समझ में आ रहा है कि ये 2 महीने बाद मेरा क्रॉप बेचता हूँ और इसमें मेरे को 3% 4% की बढ़ोतरी आ जाती है, तो वो कैलकुलेशन कर लेता है। आजकल सारे आदमी कैलकुलेट करने लग गए कि मेरा पैसा बचता है। तो इसलिए ये जो पूरा सिस्टम की प्रक्रिया बदल रही है अब, और ये सिर्फ इंडिया में नहीं है, थ्रू आउट द वर्ल्ड है। ये आप सिर्फ यहाँ ही देखेंगे, थ्रू आउट द वर्ल्ड है, एक प्रक्रिया बदल रही है, क्योंकि सिस्टम इतने ट्रांसपेरेंट हो चुके हैं। हमारी जैसी कंपनी जो कि ट्रांसपेरेंटली सब कुछ डिक्लेयर कर रही हैं कि आपको पहले दिन बता रहे हैं कि आपका ब्याज दर ये है, आपका रेट ऑफ कमोडिटी हमने ये लगाया, आपका भाड़ा ये लगेगा, आपका ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट ये लगेगा, तो आपको सारी कैलकुलेशन आपके सामने है, कोई हिडन नहीं है, कोई हिडन एजेंडा नहीं है। तो आप उसमें क्या करते हैं, अपना कंज्यूमर अपना पैटर्न बदल लेता है कि मैंने अगर 100 क्विंटल क्रॉप उगाया तो मुझे पता है कि मेरे को अगले सीजन के लिए सिर्फ 10 क्विंटल चाहिए बीज के लिए। 90 क्विंटल है, 90 क्विंटल में से मैं 20 क्विंटल तो अभी बेच लेता हूँ ताकि मेरे पास कैश फ्लो आ जाए। रह गया 70 क्विंटल मैं बेचूंगा थोड़ी दिवाली पे, थोड़ा किसी के मेरे बच्चे की शादी तक बेचूंगा। तो ये सारा पैटर्न बदल रहा है सिस्टम का। इसमें आप सीड सेक्टर को भी इन्वॉल्व किए हुए हैं या खाली कमोडिटीज में कर रहे हैं? नहीं, वी आर सर, अभी तक तो हम ड्राई कमोडिटीज में काम कर रहे हैं, पर सीड सेक्टर जैसे गेहूं के सीड सेक्टर है या जो चने के सीड सेक्टर है, इसको हम जरूर इनके साथ काम कर रहे हैं। गोइंग फॉरवर्ड आगे निकलते हुए अब हम सब्जियों की तरफ दिमाग लगा रहे हैं, क्योंकि जो हमने ये किया, जब हमने बोला कि गेहूं में या चावल में 10% लॉस होता था और वो आधे % में हम लोग ला सके हैं, तो हमने पीछे एक्सपेरिमेंट किया इसको आलू के साथ। आलू, क्योंकि आलू का एक बड़ा मुहावरा है, आलू या तो खाता है या फिकता है। और वो आपको दिखता भी होगा कि या तो आलू का प्राइस इतने घट जाते हैं कि फिकता है कि कोल्ड स्टोरेज से लोग उठा के भी लेके जाते हैं। आलू का जो सिस्टम, ट्यूबर का जो सिस्टम है, हम लोगों ने स्टडी किया और उसमें हमने देखा कि आलू या फल या सब्जियों में 25-25, 30-30% की वेस्टेज है। और वो वेस्टेज इसलिए नहीं है क्योंकि उसमें कोल्ड स्टोरेज नहीं है, वो वेस्टेज भी इन्हीं कारणों से है जो कारण मैंने आपको बताए। वहां पे हमने आलू के सेक्टर में जब स्टडी की तो हमारा प्रक्रिया आलू में करते हैं, तो वहां पे वो वेस्ट जो 10% बता रहे, सॉरी 25% बता रहे थे, वहां पे भी हम वेस्टेज 1% के अंदर ले आए। तो आने वाले दिनों में हम अपनी सर्विसेज आलू और प्याज या जो भी डिफरेंट कमोडिटीज है उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं कि कहाँ हम अपनी सर्विसेज दे सकते हैं, और उस सेक्टर में भी हम जाएंगे। मैं आपसे यही पूछने वाला था, आपने खुद ही इसका जवाब दिया, क्योंकि पेरिशेबल कमोडिटीज में मेनली सबसे ज्यादा लॉसेस उठा रहे हैं और भाव की उतार चढ़ाव भी उसी वजह से ज्यादा आता है। करेक्ट सर। फॉर एग्जांपल अब ऑनियंस है, आलू है, अभी आलू देखिए कोरोना काल में 40 से 50 रुपए किलो बिक रहा था। करेक्ट। वो सब जो चीजें हैं वो मैनेज हो सकती है बशर्ते कि अगर टेक्नोलॉजीज वैसी हो, सिस्टम बढ़िया हो तो बिल्कुल। तो अब हम उसी की तरफ काम, हमने SLCM ग्रुप ने उसकी तरफ काम करना स्टार्ट कर दिया है। हमने एक्सपेरिमेंट्स भी किए हैं। हमें लगता है कि आने वाले दिनों में हम बहुत जल्दी ही ये 3-4 ऐसे फल सब्जियों के सेगमेंट में पहुंच जाएंगे जहाँ पे हम ये काम कर सकें लोगों के लिए। क्या सर आपके जो ये गोडाउन्स हैं जो आपने अभी या तो रेंट पे लिए हुए हैं या आपके खुद के ही हैं? हमारे पास एक भी स्क्वायर फीट जगह खुद की नहीं है सर, सारे गोदाम हमारे रेंट पे हैं। यही तो ब्यूटी है इस मॉडल का कि आपको जहां सर्विस चाहिए हम आपको सर्विस आपके घर पे आके देंगे। आपको ये नहीं बोलेंगे कि आप चल के, सर ये तो वही वाली बात है कि एक आप पेशेंट को बोल रहे हैं जिसको इमरजेंसी की जरूरत है, उसको बोल रहे हैं कि भैया पहले तू सीढ़ी चढ़ के मेरी 3री मंजिल पे आ जा तो मैं तेरे को हार्ट ट्रांसप्लांट कर दूंगा। इमरजेंसी सर्विस तो क्रॉप जब पैदा होता है तो उसको इमरजेंसी सर्विसेज चाहिए। करेक्ट है सर, करेक्ट है। तो अभी कोरोना पीरियड में कुछ असर पड़ा था सर आपके बिजनेस पे या? फॉर्चुनेटली सर, क्योंकि हमने ऑलरेडी इलेक्ट्रॉनिक बैकबोन पे थे तो हमारे पास इतना कोई, देखिए ये फर्क तो है ही कि जो गोदाम में देख रेख करने के लिए आदमियों को गोदाम पहुंचना है उसमें उसको ट्रांसपोर्ट नहीं मिल रहा है, जबकि सरकार ने बोला था कि एसेंशियल सर्विसेज में है। उसके बावजूद भी क्या है कि एसेंशियल सर्विस में उनको तो पास मिल गया, परंतु वो अपने घर से गोदाम तक जाएं कैसे, कोई पब्लिक सर्विस नहीं है। परंतु क्योंकि हमारे पास सारा इलेक्ट्रॉनिक सर्वेलेंस सिस्टम ऑलरेडी इन प्लेस था, तो हमारे को ऐसा कोई इशू आया नहीं कि जी हम नहीं पहुंच पा रहे या हम नहीं देख पा रहे या गोदाम में देख रेख नहीं कर पाए जिसकी वजह से माल खराब हो गया। और इसमें एक बात और भी बोलूंगा कि सर कहीं ना कहीं इंडिया को ये फ्रंटलाइन वॉरियर्स के बारे में भी बात करना चाहिए। हम डॉक्टर नर्सिस के तो बहुत आभारी हैं ही हैं क्योंकि वो फ्रंटलाइन सर्विसेज में थे, परंतु गोदाम संचालक भी तो फ्रंटलाइन सर्विसेज थे कि ड्यूरिंग ये 3 महीने 4 महीने जब हुआ तो आपको पास किसी भी क्रॉप की शॉर्टेज नहीं आई। क्यों नहीं आई? क्योंकि हमारे से गोदाम सर्विस प्रोवाइडर्स ने इंश्योर किया कि उनके आदमी जगहों पे पहुंचे, वहां के क्वालिटी मैनेजमेंट प्रॉपर हो, चाहे इलेक्ट्रॉनिकली हो, किसी भी तरह से हो, और वो पूरा सप्लाई चेन बना रहे।
क्योंकि हमारे पास ये सिस्टम्स थे, इसलिए हमारे फर्म में तो फर्क नहीं आया सर। सर मुझे एक बात पूछना था, अब ये फार्मर उनकी प्रोडक्ट कोल्ड स्टोरेज के लिए सोचेगा, वो कैसे उनको दिमाग लगाने कौन सा कंपनी में चूज करो, उनको क्या कोशिश होना चाहिए जब वो ऑप्शन ढूंढेगा तो? देखिए सर, इसमें दो बड़े महत्वपूर्ण पहलू हैं। आज की डेट में फार्मर को थोड़ा सा फॉरवर्ड लुकिंग भी होना जरूरी हो गया है, क्योंकि सारी निर्भरता हम ये नहीं कह सकते कि हम सिर्फ एमएसपी पे लगाएंगे। कुछ ना कुछ निर्भरता है हमारे पास इस पे होना चाहिए कि हम क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन कैसे करें। एक इम्पोर्टेंट पॉइंट इसमें है, क्योंकि उस क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन के हिसाब से आपके बाकी एंड प्राइस निकल के आएगी, जिसकी वजह से आप बाकी डाइवर्सिफाई कर सकते हैं। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट आ जाता है कि सर आप ये समझिए कि हम ये बोल रहे हैं कि फार्मर को समझ नहीं है, ये हमारी गलतफहमी है, ये फिर परसेप्शन की गलती है। फार्मर एक ऐसा इंसान है जो मिट्टी से ही आपको खाना बना के दे रहा है, तो उसकी समझ में है, परंतु उसकी समझ के लिए जो पूर्ण करने के लिए जो कार्य करते नीतियां हैं वो नहीं है उसके पास। तो जो मैंने बताया कि फार्मर को ये तो पता है कि हाँ जी 3 महीने के बाद मेरा क्रॉप का प्राइस बढ़ जाएगा, मेरे पैदावार का प्राइस बढ़ जाएगा, परंतु उसके पास पहले क्या था, ना रख रखाव की जगह थी, ना उसको पैसा था। अब उसको ये भी पता है कि जी इस सीजन में मैं आलू उगाऊंगा तो अगले सीजन इसका प्राइसिंग क्या है, क्योंकि बैरोमीटर्स आजकल आ गए हैं, उनको समझ में है, परंतु उसके पास वो पूरी मेजरमेंट के जो टेक्निक्स हैं वो उसके घर तक नहीं पहुंचते हैं। और यहीं पे डिजिटल एज का फायदा आएगा। अगर आप देखेंगे तो डिजिटल एज की बात मैं कर रहा हूँ, अगर मैं आज की डेट में सर क्या हो रहा है, मैंने आपको अभी डिजिटल ऐप के बारे में बताया क्वालिटी का। आज क्वालिटी कैसे होती है पहले ये समझिए। आज क्वालिटी ऐसे होती है कि गोदाम से माल आता है, वो एक लैब में जाता है, एनएबीएल एक्रेडिटेड लैब में 3 दिन बाद क्वालिटी आती है, या 2 दिन बाद आपको रिजल्ट आता है। उस 2 दिन के बीच में फार्मर को खुद ही नहीं पता कि मेरी क्वालिटी क्या है। परंतु अगर क्वालिटी का ऐप फार्मर ने अब अपने मोबाइल पे डाल दिया, और ये ऐप किसी भी 4000 5000 के स्मार्टफोन में मिल जाता है और फ्री है, अभी आप उसने फोटो खींची तो उसको अपने खेत पे पता है कि मेरे क्रॉप का वैल्यू क्या है, उससे उसका डिसीजन बदल सकता है, और उस डिसीजन से उसके आगे के डिसीजन भी बदलेंगे। तो बेसिकली आप समझिए कि आज की डेट में अगर पंजाब का फार्मर गीला वीट तोड़ रहा है और टूट रहा है और थ्रेशर से काट रहा है, तो उसमें टूट ज्यादा आ रही है, तो जब से पहले थ्रेशर से टूट आई और उसने फोटो खींचा और उसमें दिखाया कि 15% टूट है, तो उसे समझ में तो आ गया ना कि क्या गलती कर रहा हूँ मैं। तो ये सारे इंटीग्रेटेड सर्विस लेवल्स हैं जो हम ऑलरेडी चालू कर चुके हैं, और आने वाले दिनों में हम इसमें आपको ये भी एप्लीकेशन देंगे कि आपको आपका डिस्काउंट और प्रीमियम जिसे बोलते हैं कि क्या डिस्काउंट लग जाएगा अगर आपने क्रॉप खराब कर दिया, और क्या प्रीमियम हो जाएंगे अगर आप क्रॉप को प्रॉपर सुखा के निकालेंगे, वो भी आपके ऐप में आने लग जाएगा। क्योंकि वो सारा डिस्काउंट प्रीमियम इज अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ क्वालिटी टेस्टिंग सर्विस, और वो हम ऑलरेडी संचालन कर चुके हैं। सर अभी आपकी जो अभी जो फ्यूचर विजन्स हैं कंपनी के, वो और कोई फील्ड में भी डाइवर्सिफाई करना चाहेंगे, यही जो चल रहा है इसी को आगे बढ़ाएंगे? सर एक्चुअली हम ऑलरेडी डाइवर्सिफाई कर चुके हैं। तो अगर आप देखें, मैंने किसान धन सिस्टम को देखते हैं, तो किसान धन में अभी तक हम सिर्फ कर रहे थे वेयर हाउस विजिट फाइनेंसिंग, यानी कि माल आपके पास आया तभी हम उसके ऊपर फाइनेंस दे रहे थे। परंतु इस सीजन या अगर इस साल हमने 3 नए प्रोडक्ट चालू किए। एक प्रोडक्ट हमने चालू किया कि जो 10,000 से 25,000 तक का लोन हम देंगे ऑन टू अ फार्मर अगेंस्ट, क्योंकि हमारे अब क्या हुआ है, हमारी वो पहुंच एग्री रीच का मतलब ही है कि कृषि पहुंच, हमारी पहुंच भारत के हर जिले तक पहुंच चुकी है। अब उससे हमारे पास डेटा आ चुका है कि कौन आदमी कितना उगाता है, कैसे उगाता है, उसकी क्या प्रक्रिया है। तो अब हम क्या करना चाह रहे हैं कि यूजिंग एफपीओस, फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन, और यूजिंग अदर कॉरेस्पॉन्डेंट मॉडल्स, हम क्या बोल रहे हैं कि फार्मर को 10 से लेकर 50,000 तक का लोन चाहिए, तो हमारे को उसके लिए कोई कोलैटरल नहीं चाहिए। हमारे को उस अन्नदाता के लिए कोई, जैसे पहले क्या था कि आपको कोलैटरल चाहिए था कि भाई आप अनाज की बोई रखो तो ही आप लोन लोगे, वो हो गया बड़ा लोन। छोटे लोन के लिए 10 से 25,000 तक हमारे को आपका कोलैटरल ही नहीं चाहिए, हमारे को सिर्फ आपका किसान कार्ड देखना है, आपकी लैंड होल्डिंग हमारे को पता ही है, और हम आपको लोन देंगे। एक सर्विस हमने ये चालू की है अभी अनसिक्योर्ड लोन में। दूसरी सर्विस हमने चालू की है फॉर एसएमई इंडस्ट्री एंड फॉर सप्लाई चेन। अभी क्या हो रहा है कि आपके पास माल आया और आपने बड़ी कंपनी को पेमेंट देना है, और आपने आगे माल उधार पे बेचा है। बड़ी कंपनी को पेमेंट देना है, मैं कंपनी का नाम नहीं लेता, उसको पेमेंट देना 6 दिन में, परंतु आपने आगे कंज्यूमर को दिया और कंज्यूमर ने 30 दिन तक आपको पेमेंट नहीं दी, तो आपको 23 दिन के लिए पैसा चाहिए, जिसके अगेंस्ट आपके पास कोई कोलैटरल नहीं है, जिसे आप बाकी भाषाओं में बिल डिस्काउंटिंग भी बोलते हैं। अब हमने बिल डिस्काउंटिंग की सर्विस भी एग्रीकल्चर में शुरू कर दी है, ऑलरेडी कर चुके हैं।
तो आप छोटा आदमी, छोटा व्यापारी जो आपके नुक्कड़ में या आपकी कॉलोनी के कोने में दुकान चला रहा है, जो आपको और आपकी पूरी कम्युनिटी को सर्विस देता है और बोलता है कि कोई बात नहीं, आज पैसा नहीं है, 10 दिन बाद दे देना, परंतु कंपनी को सेम दिन पैसा दे रहा है, तो ऐसे आदमियों के लिए हमने सर्विस शुरू कर दी बिल डिस्काउंटिंग की, कि आपका बिल कटा हुआ है कंपनी के ऊपर, तो हम कंपनी को आपकी तरफ से पेमेंट दे देंगे, आप हमारे को 15 दिन बाद पेमेंट दे देना या 30 दिन बाद दे देना। ये दूसरी सर्विस हमने स्टार्ट की। और तीसरी सर्विस हमने स्टार्ट की माइक्रो फाइनेंस इंडस्ट्री के लिए। माइक्रो फाइनेंस इंडस्ट्री जो हिंदुस्तान की एक ऐसी इंपॉर्टेंट इंडस्ट्री हो गई है कि इस कोविड के क्राइसिस पे और वैसे भी क्राइसिस पे ये लोगों ने गांव-गांव में जाके, महिलाओं के बीच में जाके और बूढ़े लोगों के बीच में जाके लोन डिसबर्समेंट किया उनके खाने पीने के लिए। उन कंपनियों को हम पीछे हेल्प करना चाहते हैं कि आप अगर 50,000 फार्मर पे जा रहे हैं या 50,000 आदमियों को मिल रहे हैं और उन पे जाके आपने टोटल उस विलेज में आपने 10 लाख का लोन बांटा है, तो वो 10 लाख का लोन जो आपने उनको बांटा है हम आपको रीइंबर्स करते हैं और आप हमारे को जब देना जब आपको उनसे आ जाए। तो फाइनेंशियल इंक्लूजन पूरे 360 डिग्रीज की बात कर रहा हूँ मैं, 360 डिग्रीज ऑफ फाइनेंशियल इंक्लूजन। So what is your dream, sir, now? सर ड्रीम तो एक्चुअली ड्रीम्स तो बहुत हैं, पर एक सबसे बड़ा ड्रीम तो यही है कि जो हमने किया हिंदुस्तान में और अभी भी करने के बावजूद भी हम एक बहुत छोटा हिस्सा हैं पूरे एक एग्री फ्रेटर्निटी का, तो हम ये चाह रहे हैं कि इसको कैसे और बड़ा कर सकते हैं ताकि सारे ये जो ड्रीम आज से 10 साल पहले मैंने देखा, ये ड्रीम और कैसे बड़ा हो। सेकेंडली ये ड्रीम ऐसा हो जाए जो आने वाली पीढ़ियां ये याद रखें कि यार ये एक हमने ड्रीम चालू किया था, ये एक पौधा लगाया था, आज ये पेड़ बन गया है। ये पौधा मैंने आज से 10 साल पहले लगाया था, जो एक सीड लगाया था, आज ये पौधा बन चुका है और ये एक ऐसा बड़ा पेड़ बने कि क्योंकि ऐसा पेड़ है तो हर्ष बढ़ना है, क्योंकि आपका कंजम्पशन कम नहीं होना है, आबादी बढ़ रही है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ रही है, तो आपका जो खाने की हैबिट्स है वो कम नहीं होने वाली, आपकी कंजम्पशन फूड की बढ़नी है। अगर आपकी कंजम्पशन बढ़नी है तो आप इसके साथ चीज समझिए कि आपके साथ 2 प्रॉब्लम आनी है। एक, वाटर रिसोर्स नहीं रहना है, पानी की कमी होनी है। सेकेंडली, आपका लैंड एरिया बढ़ेगा नहीं, कल्टीवेशन का लैंड एरिया घटेगा ही घटेगा, क्योंकि जैसे आपकी इंडस्ट्रियलाइजेशन या आपकी कमर्शियलाइजेशन हो रही है, फार्म लेवल से लोग निकलते जा रहे हैं, तो इसका पर हेक्टर यील्ड बढ़ाना एक बहुत बड़ी क्षमता, एक बहुत बड़ी चुनौती है। परंतु जो शॉर्टेजेस खत्म करना या फाइनेंशियल इंक्लूजन करना, ये एक दूसरी तरह की चुनौती है और मैं चाह रहा हूँ कि उस चुनौती में जैसे हम अग्रिम हैं, हम आगे से जाके ये ऐसा एज अ सिंगल लीडर दिखें कि हाँ, ये एक कंपनी थी जिन्होंने ये चीज देखी आज से 10 साल पहले और अगले 50 साल तक ये कंपनी इसको लीड कर रही है। रियली अ फैंटास्टिक अचीवमेंट सर, हम ये बोल रहा हूँ, हमें बहुत अच्छा लगा। विद सिर्फ 4 लोगों से काम शुरुआत करके आज लाखों लोगों को उन्होंने सपोर्ट दे रहे, वो साथ काम कर रहे, और ये सोचना सिर्फ कमोडिटी ट्रेडिंग से शुरू होके, यही है ना सर, कमोडिटी ट्रेडिंग में सिर्फ कमोडिटी वेयरहाउसिंग में शुरू होके अभी देख लो, उन्होंने देखा कहाँ लोगों को तकलीफ आ रहे, फिनांस का और उनका क्वालिटी का, स्टोरेज का, सब कुछ देके उसको सुधार ले आके उनको सबको उनका सॉल्यूशंस निकाल के इतनी अच्छा तरफ से एक विजन निकाल के फार्मर्स के लिए बोले, फार्मिंग इज नॉट ए ग्लैमरस जॉब, ओके, हम भी ये बोलते, लेकिन वो कैसे ग्लैमरस दिखा रहे कि इसमें भी पैसा कमा सकते हैं, सबको फायदा मिल सकता है। इधर मैंने देख रहा था एसएल कमोडिटी की एक मेन पॉइंट है, सिर्फ एसएल नहीं जितना चाहिए, कितनी भी पार्टनर्स है वो सबको फायदा निकालते दे रहे। ओके, आपको इधर ही कोई भी इनका साथ जुड़ रहे, सारा वो ये विनर हो रहे से हमने देख रहा था, सब विनिंग पोजीशन में चल रहे। सो हमें बहुत खुशी होगी सर आपसे बात करने, और हमें लग रहा है आगे भी आपसे बात करने की। बहुत अच्छा था, थैंक्स अ लॉट सर, थैंक यू साहब, धन्यवाद साहब।